बेटे के ना होने का गम अब्बू को बहुत था। वो सोचते थे कि अगर बेटा होता तो बुढ़ापे में उनका कुछ बोझ तो हल्का हो जाता, मगर इस बात से भी इनकार नहीं कि वो बेटियों पर भी जान छिड़कते थे। अब्बू की एक ही जिद थी कि वो लड़कियों का बिला वजह घर से निकलना पसंद नहीं करते थे। खैर, जिंदगी फिर भी अच्छी गुजर रही थी। हमको घर से स्कूल और स्कूल से सीधे घर आने की हिदायत थी। घर आकर भी हम कहीं नहीं जा सकते थे। कहीं जाना होता अम्मी अब्बू साथ जाते। वो हमें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। एक दवासाज कंपनी में मुलाजिम थे। हमें पढ़ाने की खातिर नाइट ड्यूटी और ओवर टाइम भी करते। अम्मी घर में लोगों के कपड़े सिलाई करती थी और दोनों की ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ हम बहनों को आला तालीम दिलवाने की खातिर थी। शमा मेरी क्लास फेलो थी। वो मेरी बेहतरीन दोस्त भी थी। हम एक दूसरे की हर बात से वाकिफ थे। अब्बू चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं और मेरी बहन को शौक था कि वो एक बड़ा स्कूल खोले जिसमें वो लड़कियों को बासानी तालीम के मौके फराहम करे। मेरी फूफो का बेटा इंजीनियर बन रहा था। भाई बहन में तय था कि मेरी शादी फूफो ज़्यादा सद से होगी। हालांकि हम कजन्स ने कभी आपस में बात तक न की थी। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती थी, लेकिन शमा के मजे करने की आदत बहुत थी। वो हर वक्त हंसाती रहती थी, कभी लतीफे सुनाकर तो कभी उल्टी सीधी बातें करके। वो अक्सर स्कूल के जमाने में भी लड़कियों के साथ शरारतें करती थी। खैर, इसी तरह हंसी मजाक में दिन गुजर रहे थे। मेरी उसके साथ दोस्ती इस वजह से भी थी कि वो भी मेरी तरह वालिदैन की इज्जत संभालने वालों में से थी। हम दोनों कॉलेज से सीधे घर जाते थे। मेरे ख्याल में अपनी क्लास में हम दोनों ही थी जिनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। एक दिन कॉलेज से घर आई, काफी पढ़ना था। अभी मैंने किताब खोली थी कि उसमें एक पर्चा मुझे नजर आया जिस पर लिखा था, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ, ये मेरा नंबर है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है। किसने मेरी किताब में ये खत रख दिया और कब? सोचा दूसरे दिन जब कॉलेज जाऊंगी तो शमा से पूछूंगी, शायद उसने मजाक किया हो। अगले रोज कॉलेज गई तो शमा नहीं आई थी। मुझे बहुत गुस्सा आया कि आज ही इसने छुट्टी कर ली। जरूर उसी की हरकत है, मुझे परेशान करना चाहती थी। हालांकि जानती है कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। घर आई तो दोबारा फिर वही खत, वही तहरीर, एक ही बात लिखी थी। मैं हैरान थी कि दोबारा ये खत मेरी किताब में किसने लिखा, हालांकि जबकि मैं तो कहीं गई ही नहीं थी। पहले तो गुमान हुआ कि शमा की हरकत है, मगर आज तो वो आई ही न थी। थोड़ी देर सोचती रही, फिर जहन से इस बात को झटका और पढ़ाई में लग गई। अब रोज मेरी किताब में खत होता। शमा अलग छुट्टियों पर थी। हफ्ता गुजर गया, वो कॉलेज ना आई। आखिर मैं उसके घर चली गई। मैंने उसे खत वाली बात बताई तो वो समझी शायद मैं उसके साथ मजाक कर रही हूँ, मगर जब खत दिखाए तब उसे यकीन आया। अगले रोज से उसने कॉलेज आना शुरू कर दिया। अब तो मैं अपनी किताबों पर नजर रखने लगी और शमा को भी कह दिया कि मैं क्लास से बाहर जाऊं तो मेरी किताबों की हिफाजत करे। लेकिन जिसने खत रखना होता था वो जैसे जादू कर दिया करता था। लाख हम किताबों पर नजर रखते, उसे खत मेरे बैग में डालने का मौका मिल ही जाता था। अम्मी को भी ना बताया। अब तो आलम ये था कि अगर एक किताब में खत नहीं होता तो दूसरी में ढूंढती तो मिल जाता। 6 माह हो गए थे खत मिलते रहे। एक दिन घर आई तो किताब खोली, हर किताब देख ली, मगर आज खत ना था। मैं भी शायद आदी हो गई थी। सबसे बढ़कर यह कि खत लिखने वाले ने कभी जवाब के लिए इसरार नहीं किया था। बस यही तहरीर होता कि एक बार मुझे फोन कर लो। आज पहली बार खत ना पाया तो परेशानी से जान जाने लगी और फिर न चाहते हुए भी उसे फोन करने का इरादा कर लिया। घर में सिर्फ एक मोबाइल था जो कि अम्मी के पास रहता था। रात के 12 बज गए थे। अम्मी अभी भी सिलाई कर रही थी और मैं उनके सोने का इंतजार कर रही थी। मेरी किस्मत अच्छी निकली कि अम्मी जल्दी सो गई। मैंने नंबर मिलाया और डरते डरते हेलो किया। जवाब में आवाज आई, जी हेलो। मैंने घबरा कर फोन रख दिया क्योंकि आज से पहले कभी मैंने किसी लड़के को फोन नहीं किया था और न ही बात की थी। थोड़ी देर तक बैठी रही, फिर से फोन मिला दिया। उसने कहा, डरो नहीं, फोन मत रखना, बात करो। आप कौन हैं? मैंने पूछा, मुझे कैसे जानते हो? ये सब मैं तुम्हें शादी के बाद बताऊंगा। उसने कहा तो मुझे हैरत हुई कि उसने डायरेक्ट शादी की बात कर दी। आप अपने बारे में कभी कुछ नहीं लिखते, आप क्या करते हो, कहाँ रहते हो? उसने बड़े आराम से जवाब दिया, अगर तुम्हारा दिल मानता है तो बात करो, वरना नहीं। और जहां तक मेरे बारे में जानने का सवाल है तो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब बता दूंगा। अब मैं उसे रोज फोन करती, अम्मी के मोबाइल से, और नंबर बाद में डिलीट कर देती। मेरा सारा जेब खर्च कार्ड पर लग जाता। हम रोज बात करते, मगर मैंने शमा को कुछ ना बताया कि मैं किसी लड़के से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता था वो मुझे जरूर मना कर देगी। अब खत आना बंद हो गए थे, लेकिन मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा थी। कभी कभी खुद को बहुत कोसती, मगर दिल के हाथों में मजबूर थी। कभी रात को घंटों रोती कि ये क्यों मैं कर रही हूँ, मगर अब इसकी आदत हो चुकी थी। किसी ने सच कहा है कि मोहब्बत अंधी होती है, क्योंकि मैंने तो उसे कभी देखा भी नहीं, ना ही कभी ये जाना कि वो मुझे कैसे जानता है। उसकी बातों के जादू में गिरफ्तार हो गई। इस बात को 8 माह हो गए। अब मैं अब्बू के सामने भी नहीं जाती थी।
अपने आप से मैं शर्मिंदा रहती थी कि उनका भरोसा मैं तोड़ रही हूँ। अम्मी को कपड़े सीते देखती तो बहुत अफसोस होता कि ये क्या सिला दे रही हूँ मैं अपने वालिदैन को, जो मेरे लिए अपना खून पसीना एक कर रहे थे। शमा मेरे घर के हालात से बखूबी वाकिफ थी, इसीलिए अक्सर कहती थी, कभी कुछ ऐसा मत करना कि जिससे तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े, क्योंकि वो देख रही थी मैं खोई खोई रहने लगी थी। उस लड़के ने अपना नाम आतिफ बताया था। मैंने जब भी आतिफ से मिलने की बात की तो उसने टाल दिया। मेरा पढ़ाई में दिल हरगिज न लगता था। इस बार का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आया। हम दोनों बहनों ने इंटर कर लिया था। अब आगे बढ़ना था, मगर मेरा दिल तो पढ़ाई से जैसे हट ही गया था। एक रोज मैंने घर वालों से कह दिया कि अब आगे मैं नहीं पढ़ना चाहती। ये सुनकर सब हैरान हो गए। अब्बू तो जैसे टूट ही गए, वो बस हैरानगी से खड़े मुझे देख रहे थे। जानती थी वो बहुत परेशान है, मगर क्या करती, दिल मेरे हाथों में नहीं था। माँ बाप बेचारे क्या करते, वो चुप हो गए। अपने घर में रहती थी और हर वक्त फोन करने के बहाने ढूंढती। अम्मी बहुत कमजोर हो गई थी, सिलाई करना उनके बस की बात ना रही थी। तभी आप ही ने उनको सिलाई से रोक दिया और वो खुद ट्यूशन पढ़ाकर अपनी फीस अदा करने लगी। अब्बू अभी भी मेहनत कर रहे थे। उनका ख्याल था कि हेरा न सही, हुमा जरूर कुछ बन जाएगी। इस बात को 1.5 साल का अरसा गुजर गया। फिर अब्बू ने सोचा कि अगर मैं पढ़ना नहीं चाहती तो क्यों ना मेरी शादी कर दी जाए। पुप्पो भी अब इसरार कर रही थी कि असद बाहर से पढ़कर आ गया है, लिहाजा हेरा से उसकी शादी कर देनी चाहिए। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब्बू से कुछ कहूं। पुप्पो चाहती थी कि असद अपनी आगे की पढ़ाई शादी के बाद करे। उनका ख्याल था कि परदेश में उनके साथ रहूंगी तो उनको असद की फिक्र न रहेगी। लेकिन मुझ में ये हिम्मत न थी कि घर वालों पर जाहिर करती कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। चुपचाप देख रही थी कि किस्मत का क्या फैसला होता है। फिर वो दिन भी आ गया कि शादी से 2 दिन पहले दिल की बेकरारी बहुत ज्यादा बढ़ गई और मुझे खुद पर काबू न रहा। मैंने फोन उठाया और आतिफ का नंबर मिला दिया। फिर रोते रोते उसे सब बता दिया कि मेरी शादी हो रही है और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। उसने अपना पता बताया और हमने एक होटल में मिलने का प्रोग्राम बना लिया। शादी से एक रात पहले तकरीबन 8 बजे शब मेहमानों से आंख बचाकर आतिफ से भी मिलने चली गई। जब मैं वहां पहुंची तो बहुत घबराई हुई थी। अपने ही दिल की धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। जिस जगह हमने मिलने का मुकाम तय किया था वहां होटल में मेरी क्लास फेलो नाहीद मुझे नजर आ गई। उसे देखकर मैंने नजरअंदाज करना चाहा, लेकिन वो मुझे मुसलसल घूर रही थी। फिर मेरे करीब आई और बोली, क्या तुम आतिफ से मिलने आई हो? मैं हैरत में डूब चुकी थी। इतने में एक लड़का उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। नाहीद ने कहा कि मेरी और शमा की एक बार शर्त लगी थी कि तुम कभी किसी के चक्कर में नहीं पड़ोगी, इसलिए हमने यूं ही मजाक में तुमको खत लिखना शुरू कर दिए। मगर तुम बहुत जिद्दी थी कि सच में हमारे किसी खत का तुमने जवाब ना दिया, तभी मायूस होकर हमने तुम्हें खत लिखना छोड़ दिए। लेकिन जिस दिन हमने खत लिखना छोड़ा तुमने फोन कर दिया, तभी सोचा क्यों ना थोड़ा और मजाक कर लिया जाए। यूं मैंने अपने बॉयफ्रेंड से तुम्हारी बात करा दी। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं था। प्लीज अब तो मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि सच में तुम्हारी शादी हो रही है। मुझे शादी के जोड़े में देखकर नाहीद सचमुच शर्मिंदा थी। मैं तो सचमुच आतिफ से मोहब्बत करने लगी थी और वो लड़का जो उसके पीछे खड़ा था बहुत लापरवाही से कह रहा था, सॉरी मैंने आपसे मजाक किया था। जब घर लौटी तो सबको पता चल चुका था कि मैं किसी से मिलने गई थी, क्योंकि जब फोन पर बात कर रही थी तो मेरी चची ने सब सुन लिया था। मेरे पीछे होटल के बाहर तक वो आई थी, मगर अंदर नहीं आई क्योंकि हकीकत उनसे छुपी रही। लेकिन मेरी बदनामी हो गई, इसीलिए मेरी शादी टूट गई। जब पुप्पो तक ये बात पहुंची तो उन्होंने मुझे बहू बनाने से इनकार कर दिया। अब्बू सख्ते में थे और उन्होंने मुझसे कुछ ना कहा, ना ही कोई सवाल किया। अम्मी ने बस इतना कहा कि ये सिला दिया तुमने। मुझ में तो इतनी हिम्मत भी न थी कि मैं सफाई दूं और शायद वो मेरी बात सुनना भी नहीं चाहती थी। इसके बाद शमा की सूरत मैंने न देखी। हालांकि उसने कई बार मिलने की कोशिश की, मगर मैं न मिली। उसके इस मजाक ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। आज इस बात को 5 बरस हो गए। मेरी बहन का अपना स्कूल है, बहनों ही अच्छे ओहदे पर हैं। उन्होंने आप ही के इस ख्वाब को पूरा करने में बहुत मदद की, क्योंकि वो साहिब हैसियत भी हैं और आप ही के साथ माँ बाप की दुआएं भी थी। तभी उनका ख्वाब पूरा हो गया। अब वो जिंदगी के आखिरी दिन गुजार रही हैं। मेरी शादी अब तक ना हो पाई और ना ही शायद कभी होगी। आखिरकार मेरे सब्र का ये फल मुझे मिला कि 5 साल बाद आतिफ के घर वाले मेरे लिए उसका रिश्ता मांगने आए थे। मैं हैरान और परेशान थी कि जिस लड़की के साथ उसने मजाक किया था उसको कैसे वो अपनी दुल्हन बनाने पर राजी हो गया। खुदा को शायद यही मंजूर था। यूं 2 हफ्तों में ही मैं आतिफ की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। मुझे आतिफ से शदीद नफरत थी। उसकी वजह से मैं अपने घर वालों और खानदान वालों की नजरों में गिर चुकी थी और मैं हरगिज उससे शादी न करना चाहती थी। लेकिन मैं अपने वालिदैन को मजीद दुख नहीं देना चाहती थी, इसीलिए मैं आतिफ से शादी पर रजामंद हो गई। शादी की पहली रात ही आतिफ ने मुझसे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। उसने मुझे बताया
कि जिस रोज तुमसे मुलाकात करने के लिए होटल में गए थे उसके अगले रोज ही मैं कनाडा रवाना हो गया था। मुझे नहीं मालूम तुम पर क्या बीती, और आज से 2 माह बाद जब मैं 5 बरस बाद कनाडा से वापस लौटा तो नाहीद से मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हुआ। जब मैंने ये सुना कि मेरी वजह से तुम्हारी शादी टूट गई तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और मैंने खुद से अहद किया कि मैं ही तुमसे शादी करूंगा। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। हेरा, तुम मुझे जो सजा दो मुझे कबूल होगी। आतिफ को यूं शर्मिंदा देखकर मेरा दिल भी नरम पड़ गया और यूं मैंने आतिफ को मुआफ कर दिया। माफ किए बगैर कोई दूसरा चारा भी ना था कि मैं अब और कहां जा सकती थी।